हेलो दोस्तों, चलो आज फिर से नए क्वेश्चन की ओर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो भैया, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2018 का है, 4 मार्क्स का है। दिसंबर 2018 4 मार्क्स। वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई कीजिए। चलो वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन पहले सोल्व करना है। आप सब लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब आइए हम देखते हैं, एक एक 1 बाय 1 लेते जाते हैं। आपको पार्शियल स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा दिए हुए हैं, 1 2 3 3 पॉइंट दिए हुए हो, इसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है भैया। तो पहला क्या है, 4 सिग्नल बिटवीन 120 एंड 150। 120 एंड 150 आप जानते हैं। 121 कितने भाई, 90 से 160 तक, 90 से 160 तक sp2 कार्बन के डेल्टा ppm होती है। किसकी भाई, sp2 कार्बन की। हमने CMR में देखा था, अगले लेक्चर में हमने वो थियरी पढ़ ली थी। 90 से 160 तक sp2 कार्बन के डेटा होते हैं, डेल्टा ppm sp2 की। उसके कितने सिग्नल दिए हुए हैं भैया, 4 सिग्नल दिए हुए हैं। यानी कि आपको जो बेंजीन रिंग है उसमें 6 के 6 कार्बन sp2 होंगे ना, उसमें सिर्फ 4 ही सिग्नल दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो ऐसी पेयर होगी जो दोनों कार्बन सेम होंगी। कब होगी ऐसी, आइए देखते हैं। पहले तो सिर्फ अभी क्या देखना है, सिर्फ इसके बेंजीन रिंग के CMR सिग्नल कैलकुलेट कीजिए। इसमें बेंजीन रिंग के कितने CMR सिग्नल, दूसरे कार्बन नहीं देखने हैं आपको, सिर्फ बेंजीन रिंग के ही देखने हैं। तो भैया यहां मैं कह सकता हूं कि यदि मैंने ये कार्बन को A बोला तो ये B, C, D, E और F। आप सब लोग जानते हैं ना, इससे बहुत सारे CMR के एग्जाम्पल हमने हमारे लेक्चर में सोल्व किए थे। बहुत सारे 60 to 70 एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। कैसे CMR सिग्नल कैलकुलेट करते हैं वो बात की थी। तो इसमें तो CMR के 6 सिग्नल आ गए हैं ना। कितने आए हैं, 6 सिग्नल CMR के मिले मुझे। तो इसका मतलब हमें यहाँ तो 4 ही सिग्नल दिए हुए हैं, 6 तो नहीं दिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ इतना पता चल गया कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यदि ऑप्शन ए होता तो यहाँ उसे 6 सिग्नल देने पड़ते। यहाँ तो सिर्फ 4 दिए हुए हैं, हमें मिले 6, तो वो ऑप्शन तो नहीं आने वाला है। दूसरा देखो तो इसमें देखो ना, इसमें कितने सिग्नल आते हैं भैया। इसमें यदि मैंने ये वाले कार्बन को 1 कह दिया, चलो ABCD या 1 कह दो, यहाँ पहले मैंने 1 कह दिया, तो यहाँ बीच में से क्या C2 लगेगी कि नहीं लगेगी, यस बीच में से, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है और ये सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है, इसलिए वहाँ पे C2 प्रेजेंट है, इसमें C2 प्रेजेंट है। तो यदि मैंने ये वाले कार्बन को 2 नंबर दिया, ऊपर वाले कार्बन को 2 नंबर दिया, C2 घुमाओगे आप, जैसे ही आपने C2 घुमाई, ये कार्बन रूम के इधर आ गया, तो ये भी 2 हो गया। ये कार्बोनिल की ऑर्थो पोजीशन पे है। यहाँ ये मैंने 3 नंबर जो दिया वो कार्बोनिल की मेटा पोजीशन पे, तो ये भी कार्बोनिल की मेटा पोजीशन पे 3 और 4। यहाँ आपको बेंजीन रिंग के 4 सिग्नल मिले, तो प्रोबेबल आंसर हो सकता है ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ना कितने CMR सिग्नल, सिर्फ बेंजीन रिंग के 6 कार्बन है, उसमें क्या सभी इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, वही देखना है। यदि मैंने इसको 1 नंबर दे दिया तो ये कार्बोनिल की ऑर्थो पोजीशन में 2 नंबर, यहाँ पे 3 आएगा, 4, 5 और 6। यहाँ पे भी कितने सिग्नल मिले, 6 सिग्नल मिले ना। यहाँ पे कितने सिग्नल मिले भैया, 6 सिग्नल। हमें तो 4 ही दिए हुए हैं बेंजीन रिंग के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आ सकता। A और 3 वो तो आसानी से आपने निकाल दिया, वो तो चुटकी में निकल गया। अब बचा ये ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखो ये 1, तो ये भी 2, 3, ये भी 3 और 4। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 ये दोनों ही ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें CMR के बेंजीन रिंग के, सिर्फ बेंजीन रिंग के कंसीडर करने हैं यहाँ, क्योंकि ये sp2 का पिक दिया हुआ है, दूसरे पिक उन्होंने नहीं दिए, सिर्फ sp2 के पिक दिए हुए। तो sp2 के 4 सिग्नल मिलते हैं। ऐसे 2 ही स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 4। 1 एंड 3 तो कैंसल आउट हो गए, 1 एंड 3 तो चले गए। चलो तो ये 3 नंबर को मैं जाने दूं, ये तो आने वाला है नहीं भैया, तो इसको हम जाने देते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 भी जाने देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की और स्ट्रक्चर नंबर
4 की। अब आगे बढ़ो भैया, उन्होंने कह दिया है 2 डबलेट बिटवीन 6.8 to 8.5। इसका मतलब 2 डबलेट सिग्नल मिलेंगे, ये तो दोनों में मिल रहेंगे ना, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, ये भी डबलेट होगा, ये 2H डबलेट होगा ना, ये दोनों HA HA, ये HB, यहाँ रहा HB। आई बात समझ में? HA का स्प्लिटिंग कौन करेगा? HB एक ही है, इसका मतलब इसका स्प्लिटिंग HA का किस में होगा भैया? डबलेट में। ये HB का भी किस में होगा? HB का स्प्लिटिंग कौन करेगा? तो कि HA करेगा, एक ही HA इसका स्प्लिटिंग करेगा, तो ये भी डबलेट होगा। चलो यहाँ से तो मुझे अभी कुछ पता नहीं चला, यहाँ से अभी कुछ मुझे पता नहीं चला, तो चलो इसको मैं स्ट्रक्चर को फिर से लिख दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ध्यान देना, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन, कुछ ऐसा ही था ना। चलो यस, ऐसा ही था। ये एक स्ट्रक्चर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 का लिखा है भैया, ध्यान देना इधर। ये दोनों कुछ ऐसे ही है, ये दोनों कुछ ऐसे ही है। अब देखो, आपको दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन बैंड 1724 पे, 1724 पे, और आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि यदि रेजोनेंस होता है तो आपके एस्टर के बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। यहाँ पे रेजोनेंस होता है भैया, यहाँ पे क्या रेजोनेंस होता है? चलो यहाँ से आराम से क्वेश्चन, यदि आपने अगला लेक्चर देखा है ना, अगला लेक्चर में मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि यदि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो उसकी वेव फ्रीक्वेंसी कम होती है, यदि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो उसकी वेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। समझो यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो सकता है, हाँ या ना बता दो। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, यस, यहाँ पे कुछ इस तरह रेजोनेंस होगा। ये बेंजीन रिंग का बॉन्ड इधर चला आएगा, ये पाई बॉन्ड माइग्रेट होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा भैया? डिक्रीज होगा ना। CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कैसा रेजोनेंस होगा भैया? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे अपनी लोन पे डोनेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, वो अपनी लोन पे डोनेट करेगा। ये पाई बॉन्ड इधर रेजोनेंस करेगा। इन्होंने अपनी लोन पे डोनेट कर दी, समझना, लोन पे डोनेट कर दी इन्होंने। जो लोन पे डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ से खींचेगा, यहाँ से जैसे ही खींचेगा ना, ये कार्बन से ऑक्सीजन अपनी डेंसिटी खींचेगा ना, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा भैया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बन। जैसे ही कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बैठा ऑक्सीजन लोन पेयर लेके बैठा है, क्या करेगा? अपनी लोन पेयर रेजोनेंस में जाने देगा। यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड ऑर्डर 2 तो था, अपनी लोन पेयर रेजोनेंस में जाने दी ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। यदि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा तो साथ ही साथ उसकी वेव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी वेव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो वेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, कितनी हो जाएगी भैया? 1740 से प्लस, 1740 से ज्यादा इसकी, ये वाले एस्टर है, इसकी वेव फ्रीक्वेंसी 1740 से ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो वेव फ्रीक्वेंसी 1740 से कम हो जाएगी, इसकी वेव फ्रीक्वेंसी 1740 से डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हमें पीक 1724 पे मिला है? 1724 पे पीक दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। देखो अब यहाँ रेजोनेंस ही चेक करना था, सिर्फ क्या चेक करना था? रेजोनेंस चेक करना था। यहाँ पे रेजोनेंस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे प्लस R इफेक्ट आई, यहाँ पे कौन सी आई भैया? माइनस R इफेक्ट आई।
यदि माइनस आर इफेक्ट होती तो यहाँ कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट के कारण CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो वेव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, एक्चुअल 1740 से ज़्यादा आएगी, इसकी 1740 से कम आएगी। आंसर आ गया, अरे आ गया आंसर। यहाँ आपको 1724 दी हुई है ना, 1724। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर सेकंड आंसर, इस सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ आपको वेव फ्रीक्वेंसी 1724 दी हुई है, 1740 से कम, तो यही आएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे 1701 ऐसी फ्रीक्वेंसी दी होती, 1764 दी होती, तो आपका आंसर फोर्थ नंबर आता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट आंसर है। फिर से चेक कर लेना क्या किया। पहले तो हमने बेंजीन रिंग के, आपको पता होना चाहिए कि 90 से 160 तक किसके आते हैं प्रोटॉन, किसके कार्बन आते हैं। भाई sp2 कार्बन आते हैं, तो sp2 कार्बन बेंजीन रिंग में है, तो बेंजीन रिंग के 4 सिग्नल ही दिए हुए हैं। तो पहले तो ऐसे निकालो कि बेंजीन रिंग ऐसी कितने स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन रिंग सिर्फ 4 सिग्नल देती है। तो भाई आपने आसानी से 2 स्ट्रक्चर को, 2 ऑप्शन को निगलेक्ट कर दिया, 2 ही बचे। 2 में ये ऑप्शन आसानी से पता चल सकता है IR के डेटा से, कि IR कहता है कि यदि रेजोनेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो प्लस आर होता है, दूसरा माइनस आर। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी वेव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है वैसे वैसे वेव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ से आपने आसानी से पता लगा लिया। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ बैठ के सोचने का था, सिर्फ बैठ के सोचने का था। यदि आपने 1 या 2 मिनट भी सोच लिया होते ना ये क्वेश्चन में, आसानी से आप 4 मार्क्स निकाल सकते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आते हैं। ये अगला क्वेश्चन की देखते हैं। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का था। दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2018 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था भैया ये। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। कंपाउंड P अंडरगोइंग ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल कंडीशन में आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवानी है। कंपाउंड Q मिलेगा, तो Q में ये दोनों मिथाइल की स्टीरियो सेट करनी है और दोनों मिथाइल की डेल्टा ppm बतानी है। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं कैसे आसान है। इसको मैं जाने दूँ, अभी इसको मैं अभी जाने देता हूँ ना। चलो अब मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। आराम से देखो भैया, लिखने की अभी जरूरत नहीं, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना। आपको क्या दिया क्या हुआ है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है। आपको रिएक्शन करवानी है। आपको क्या करवानी है, रिएक्शन तो कैसे होगी, आप पेरिसाइक्लिक जब पढ़ोगे ना, यदि आप जिसने पेरिसाइक्लिक पढ़ा है वो तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं भैया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे रेजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे रेजोनेंस करेगा और ये माइग्रेट होकर इधर चला जाएगा। इसे कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कौन सी कहते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। उसमें 4+2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक, 4+2 एन पाई सिस्टम, 4+2 पाई एन, यहाँ पे 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कौन सी है, 4+2। उन्होंने कह दिया है फोटोकेमिकल कंडीशन। उन्होंने क्या कह दिया है, फोटोकेमिकल कंडीशन। तो आप एक बात याद रख लो भैया, एक बात याद रखो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, इसमें थर्मल कंडीशन होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन। जिन्होंने पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ा है वो पेरिसाइक्लिक में ये बात समझ लेंगे। ये कौन रोटेशन होता है, एक डिस रोटेशन, यहाँ पे डिस रोटेशन, और ये कौन रोटेशन होता है। इतने अलाउ है, बाकी सारे रोटेशन फॉरबिडन है। तो हमें कंडीशन कौन सी दी हुई है भाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
ये रही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसने फोटोकेमिकल कंडीशन यानी कि Hμ। तो हमें कौन सा रोटेशन देना है, कौन रोटेशन देना है भैया, याद रखना कौन सा रोटेशन आएगा यहाँ पे हम देंगे कौन रोटेटरी। तो मैं अब सिखाता हूँ कौन रोटेटरी। ये आप पेरिसाइक्लिक में जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, सब कुछ आ जाएगा पेरिसाइक्लिक में भैया। हमें कौन रोटेटरी देना है। अब दोनों मिथाइल, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसा है देखो तो, ये पाई बॉन्ड है ना, ये आपके मिथाइल के जो सब्स्टिट्यूशन है ना वो कौन सा है, सीस है। दोनों मिथाइल सीस फॉर्म में है, दोनों मिथाइल किस में है, सीस फॉर्म में है। इतना आपको समझ आ गया देख के। अब जब आपको रोटेशन देना है ना तब कैसे सेट करना है समझ लो। आपके दो जो अंगूठे हैं ना उसको रखना है। अब सीस और ट्रांस सब्स्टिट्यूशन सेट करना है, याद रखना सीस और ट्रांस सब्स्टिट्यूशन सेट करना है ना, तो आपके जो ये दोनों आपके उंगली भी रख सकते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में सेट करना है। कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा, यदि वेज डेस में सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो वर्टिकल लाइन में सेट करना है। वो कहाँ पे, वर्टिकल लाइन में सेट करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा है भाई, सीस और ट्रांस वो है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में सेट करेंगे। दोनों डबल बॉन्ड कैसे है, सीस, यानी कि दोनों मिथाइल कौन से है, सीस फॉर्म में है। चलो पहला मिथाइल सीस फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो मेरा अंगूठा है ना इसको मैंने रखा अंदर की साइड, ये मेरी बाहर की साइड है, ये जो पूरा है ना वो मेरी अंदर की साइड है। यहाँ से ये बाहर की साइड, ये भी बाहर की साइड है। तो ये मिथाइल को मैंने अंदर की साइड रख दिया। दूसरा मिथाइल भी सीस फॉर्म में है, इसको भी अंदर की साइड। चलो दोनों मिथाइल को मैंने सामने दोनों एक दूसरे के सामने है ना, दोनों सीस फॉर्म में है तो मैंने रख दिए दोनों सीस फॉर्म में। अब कौन रोटेटरी ऐसे होता है, डिश हो तो दोनों को बाहर या तो दोनों को अंदर या दोनों को बाहर ऐसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कौन रोटेटरी को हम ऐसे रिमूव करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। ध्यान से देखो, कौन को, दोनों को डायरेक्शन में रोटेशन देना होता है, दोनों को सेम डायरेक्शन में रोटेशन देना है। तो चलो ये वाले हाथ को भी मुझे सेम डायरेक्शन में, ये वाले हाथ को भी सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे मैं दोनों हाथ को सेम डायरेक्शन में रोटेशन दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक मिथाइल वेज में आ जाएगा, एक मिथाइल डैश में चला जाएगा, एक मिथाइल वेज में और एक मिथाइल डैश में। तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ध्यान देना इधर। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड ने जो रेजोनेंस किया ना वो बना दिया सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी तो पाई बॉन्ड थे ही, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड थे हमारे पास, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था। चलो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे दोनों सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब हमें सेट करना है मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन। क्या सेट करना है, मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन। इसे 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन यूज किए भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हमें कुछ ऐसी साइकिल इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। वो आप पेरिसाइक्लिक में पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ लिया है उसे तो आराम से पता चल गया होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, Hμ कंडीशन, कौन रोटेटरी कैसे दी, तो कि भाई दोनों मिथाइल सीस थे, मैंने सीस रख दिए, दोनों को कि कोई भी डायरेक्शन में दे दो। चलो कौन रोटेटरी, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैं इस तरफ रोटेशन देता हूँ, मैं इस तरफ रोटेशन देता हूँ, तो क्या होगा, एक मिथाइल ऊपर की डायरेक्शन में गया, एक मिथाइल नीचे की डायरेक्शन में गया। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों की मिथाइल की डायरेक्शन चेंज हो गई, दोनों मिथाइल की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब ये दोनों मिथाइल कहाँ पे आएंगे भैया, ट्रांस में। दोनों मिथाइल आएंगे कहाँ पे, ट्रांस पे। चलो एक मिथाइल को मैंने वेज में रख दिया, तो दूसरा मिथाइल डैश में आएगा। दूसरा मिथाइल कहाँ पे आएगा, डैश में आएगा। समझना, दूसरा मिथाइल डैश में आएगा। पहले तो आपको डबल बॉन्ड सेट कर लिए, दोनों डबल बॉन्ड सेट कर लिए। कौन रोटेटरी दी, तो ऐसे आया, ऐसे इस तरफ दो। चलो मैंने इस तरफ नहीं, इस तरफ रोटेशन देना है, लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेशन दो। फिर भी
लेफ्ट हैंड साइड पे भी कौन रोटेटरी दोगे ना तो एक मिथाइल ऊपर आएगा, एक मिथाइल नीचे आएगा, तो दोनों मिथाइल की ट्रांस हो गई। चलो अब हम जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देखो आपको दोनों मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है, तो कौन सी आई भाई? ट्रांस आई। दोनों मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस आई, तो आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया, ए और सी तो निकल गया, बी और डी बचा। अब उसमें डेल्टा पीपीएम या आपको क्या दी हुई है? दोनों मिथाइल की डेल्टा पीपीएम दी हुई है, तो वो डेल्टा पीपीएम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। डेल्टा पीपीएम या तो ट्रांस में 17 भी हो सकती है या 5 भी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर में। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था एरोमेटिसिटी का, याद है आपको? एरोमेटिसिटी का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था। अब पहले तो मुझे ये बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? ये कंपाउंड कौन सा है भैया? ये कंपाउंड आप जानते हैं ना, एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंसीडर कर लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब ये हकल रूल फॉलो करता है, और हकल रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया। कौन सा बना भाई? ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। और एक बात आप हम मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट में पढ़े थे कि एरोमेटिक के कंपाउंड में यदि अंदर रिंग की अंदर जो भी प्रोटॉन या जो भी एटम है वो शिल्डेड जोन में होते हैं, बाहर के प्रोटॉन या उसके बाहर का एनवायरनमेंट डीशिल्डेड जोन में होता है। कहाँ पे होता है भैया? डीशिल्डेड जोन में। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल कहाँ है? शिल्डेड जोन में। शिल्डेड जोन यानी कि उसकी डेल्टा पीपीएम कम होती है, 5 से माइनस में होती है, 5 से नेगेटिव होती है, और डीशिल्डेड जोन यानी कि 5 से प्लस होती है। आप ये हमने पढ़ा था भैया मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट में, हमने ये सब कुछ बातें की थी कि एरोमेटिक रिंग के अंदर के प्रोटॉन या तो अंदर का एटम शिल्डेड जोन में होता है, और वो शिल्डेड जोन है तो उसकी डेल्टा पीपीएम 5 से कम होगी। यदि बाहर हो मैग्नेटिक कोई भी कंपाउंड या एटम आपका एरोमेटिक रिंग के बाहर हो, तो वो कौन सी होती है डायरेक्शन उसकी? अरे हमने रखा था ना, ऐसे फ्लैट रख दो, आप नीचे से आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि ऑपोजिट हो जाए तो डेल्टा पीपीएम कम हो जाती है। बाहर की डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपर की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी अपर डायरेक्शन में जा रहा है। ये सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आप जैसे ही वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यानी कि दोनों मिथाइल कहाँ पे है? रिंग के अंदर है ना, दोनों मिथाइल रिंग के अंदर की ओर है, रिंग के अंदर की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो शिल्डेड जोन में है, तो उसकी डेल्टा पीपीएम कम हो जाएगी। तो देखो तो भैया, अब ऑप्शन देखो, पता चल जाएगा। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे इसकी डेल्टा पीपीएम आपको दी हुई है 17, डेल्टा पीपीएम 17 दी हुई है ना, तो ये तो डीशिल्डेड हो, तो ये डीशिल्डेड हो तब ये शिल्डेड हो तब, तो हमारे दोनों मिथाइल कौन से है? शिल्डेड है। तो हमारा आंसर क्या आएगा भैया? हमारा आंसर आ गया डी, हमारा आंसर आएगा डी। ये बातें हमने कर ली थी, लेकिन ये पेरिसाइक्लिक वाला दोनों को मिक्स करके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, इजी था, कुछ डिफिकल्ट था नहीं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आप आसान से 4 मार्क्स निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको टाइम और थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।